हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 32 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट सब्जेक्ट पे थे, ठीक है, और उसमें हम थे अपने लास्ट रीडिंग पे, जो कि आज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, करेंसी मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। ये वाली मैं आपको सबको एक फैक्ट सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं अभी एक पूरी वीडियो बना चुकी थी, 30 मिनट की पूरी वीडियो, बट समहाउ उसमें मैं उसको ऑन करना भूल गई, तो वो पूरा वीडियो बना दी, बट वो रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ। तो मैं फिर से उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और कल से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू जो सब्जेक्ट है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो हमारे 9, 10, 11, 12, 13 5 हमारे सब टॉपिक्स है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा 9th, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स और करेंसी ऑप्शंस को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हम सबको पता है कि हम जब भी कोई एक पूरी एक पोजीशन ले रहे हैं, अगर हमारा ये पोर्टफोलियो है तो हम क्या करते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड, हम जब हमारा ये पूरा पोर्टफोलियो है इसको हम क्या करते हैं, हेज करने की कोशिश करते हैं। हम हेज कैसे करते हैं? थ्रू ऑप्शंस या फिर थ्रू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हेज रेशियो कैसे निकालते हैं, कि हेज सबसे पहले क्या होता है, अगर हमने पूरी पोर्टफोलियो या पूरी एसेट को बाय किया हुआ है तो हम एक ऑपोजिट हम पोजीशन लेते हैं, जिससे कि हम उसको हेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑप्शंस। तो हम हेज रेशियो कैसे निकालेंगे? जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ द हमारी पोर्टफोलियो होगी डिवाइड बाय में जो भी हमारी ऑफसेटिंग पोजीशन की वैल्यू होगी, उससे हमारे शेयर्स और लॉट्स वगैरह निकल जाएंगे। इसमें चैलेंज सबसे पहले क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्चुअल हेज रेशियो है वो चेंज होता रहेगा मार्केट कंडीशंस के साथ, बहुत डिफिकल्ट होता है एक डिजायर्ड, क्योंकि जो एक्चुअल हेज रेशियो है वो ड्रिफ्ट होता है, हमेशा हमारा डिजायर्ड हेज रेशियो से दूर जाता है, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है। मार्केट वैल्यू जो है उसको करना विद मार्केट कंडीशंस, हम सबको पता है कि जो हमारा ये पोर्टफोलियो है इसका जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। स्टैटिक हेज क्या होता है? स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, अनचेंजिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि हम हेज रेशियो हमने प्री डिफाइंड, हमने पहले से ही उसको कर रखा है कि ये वाला हमारा हेज होगा, हम विद टाइम उसको चेंज नहीं करेंगे चाहे कोई भी मार्केट कंडीशंस आए, ठीक है। मान लो कि हेज रेशियो या स्टैटिक हेज क्या है कि एक अगर मैंने ये वाला हेज ले लिया है ना, अगर फॉरवर्ड ले लिया है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, चाहे मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू डाउन होए अप होए कुछ भी होए, मैं चेंज नहीं करूंगी। बट इससे क्या होगा, हमारे अनवांटेड जो करेंसी एक्सपोजर्स है वो इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे, वो एक्यूमुलेट इकट्ठे होने चालू हो जाएंगे, ठीक है। डायनेमिक हेज क्या होता है? डायनेमिक मतलब जो चेंज होता है विद टाइम, विद टाइम जो भी चीज चेंज होगी उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक मतलब हम विद टाइम, जैसे जैसे मेरी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, वैसे वैसे मेरी जो हेजिंग की पूरी अपनी जो हेजिंग की मेरी शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन है मैं उसको भी चेंज कर रही हूँ विद टाइम, उसकी वैल्यू भी चेंज कर रही हूँ, और साइज, नंबर, मैच्योरिटी से सब चेंज कर रही हूँ, पीरियोडिकली रीबैलेंस कर रही हूँ, तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट होगी जरूर। अब इसमें बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रोल यील्ड और हमारा नेगेटिव रोल यील्ड क्या होती है। जब भी हम बाय करते हैं बेस करेंसी को एट फॉरवर्ड डिस्काउंट या सेल कर रहे हैं उसको फॉरवर्ड प्रीमियम में, तो हमारा पॉजिटिव रोल यील्ड जनरेट होता है, और उसका अगर मैं ऑपोजिट कर रही हूँ तो नेगेटिव यील्ड जनरेट होता है, ठीक है। कॉन्टैंगनो और बैकवर्डेशन मैंने बताया था कि कॉन्टैंगनो क्या होता है, बैकवर्डेशन क्या होता है। कॉन्टैंगनो और बैकवर्डेशन ये अब आप हम सबको बताएंगे कि क्या होता है, जिसको भी पता है कमेंट करके। ये इसमें स्पॉट और फ्यूचर्स का रिलेशनशिप जो होता है वो बताना है कि कॉन्टैंगनो या बैकवर्डेशन में इनमें से किसी एक चीज में स्पॉट इज मोर देन फ्यूचर्स और दूसरे में फ्यूचर्स इज मोर देन स्पॉट, ये वाला बताना है कि कौन सा होता है, ठीक है। करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं? करेंसी ऑप्शंस बेसिकली हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द डाउनसाइड रिस्क। हम इससे क्या कर रहे हैं, एक अपसाइड का जो पोटेंशियल है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है हमारा, हमने ये देखा लेक्चर 1 में, अपना जो पूरी रीडिंग 1 थी उसमें प्रोटेक्टिव पुट, अगर मैंने कोई एक एसेट बाय किया हुआ है तो हमने क्या किया है, अगर एसेट कोई बाय किया है तो इसके अगेंस्ट मैं बाय कर रही हूँ एक ओटीएम पुट, ठीक है, इसको मैं बोल रही हूँ प्रोटेक्टिव पुट। या फिर मैं कॉलर भी हमने पढ़ा है कि हम जब कॉल बाय कर लेते हैं, कॉल सेल कर रहे हैं हम ओटीएम, तो उसको बोलते हैं कॉलर, ठीक है। बट इंश्योरेंस कम्स एट अ कॉस्ट, हमें
प्रीमियम के पैसे देने पड़ेंगे, हम सबको पता है। हम ऐसे बार बार ऑप्शंस नहीं बाय कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव होते हैं, प्लस अगर हम एटीएम या फिर आईटीएम ले रहे तो वो तो एक्सपेंसिव होगी, ओटीएम ले रहे तो वो चीप होंगे, बट इसमें हमें इसके कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हुए ही ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम छोटे छोटे हर चीज में ऑप्शंस को ले लें। अब इसमें बात करें करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की, हमारे पास ये सारा एक जिस्ट प्रोवाइड किया था कि ये पूरा मैंने बुक से ही लिया है, ठीक है। ये एक समरी है, बट मैं इसको इन डेप्थ अभी समझाती हूँ। अब इसमें बोल रहे हैं कि ओवर या फिर अंडर हेजिंग क्या होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसमें मतलब कि बेस करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो हमें ओवर हेजिंग करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन अपनी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बेस करेंसी है, ये है हमारी बेस करेंसी, पहले 1 थी, पहले डेप्रिशिएट, पहले 1.5 थी, फिर वो हो गई 1, ठीक है। इससे क्या होगा, डेप्रिशिएट हो गई। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर हेजिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी शॉर्ट पोजीशन को, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई हमारे पोर्टफोलियो के, तो हमें ओवर हेज, और ज्यादा हेज करना पड़ेगा उसको। वैसे ही अगर बेस करेंसी अप्रिशिएट हो गई, अगर 1 से 2 हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर हेज करना पड़ेगा। अब जो आईपीएस में हमें सबको पता है कि एक मैंडेट दे रखा होता है कि कितना हमें रिस्क लेना है, करेंसी रिस्क कितना ले सकते हैं, तो वो डिस्क्रिशन अगर आ रही है तो हम उसमें अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ओवर या फिर अंडर हेज कर सकते हैं अपनी पूरी जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। प्रोटेक्टिव पुट यूजिंग ओटीएम्स, इसमें ये बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, डाउनसाइड एक रिस्क जो है उसको हम प्रोटेक्ट करने, डाउनसाइड का जो रिस्क है उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ओटीएम ऑप्शंस। एटीएम हम लेंगे तो हमें पता है सबको कि वो एक्सपेंसिव होगा, बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, ओटीएम ऑप्शंस ले रहे हैं, डीप वाले ओटीएम ले रहे हैं, एट द मनी नहीं ले रहे। जो मैं बता रही थी प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, हमने एक स्पॉट प्राइस पे, सॉरी स्पॉट प्राइस नहीं, एक हमने एसेट बाय किया हुआ है, बट हमें क्या करना है, एक हमारा जो पूरा हमें क्या करना है कि डाउन साइड हमें डर है कि वो डाउन साइड चल जाएगा, तो हम एक पुट बाय कर रहे हैं। हम एटीएम पुट भी बाय कर सकते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, इसमें ओटीएम पुट्स ले रहे हैं क्योंकि रिस्क रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर एटीएम पुट ले रहे हैं तो जरा सा भी छोटा सा भी मूवमेंट आएगा ना, छोटा सा भी अगर मूवमेंट आ रहा है तो हम उसको पूरा कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर हम क्या कर रहे हैं, ये छोटे वाले जो मूवमेंट्स है उसको हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, और लार्जर जो मूव आएगा ना उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से एक तो ये चीपर हो जाएगा, प्लस हमारे जो शॉर्ट मूवमेंट्स पे आएगी वो भी हमें वो नहीं चाहिए। कॉलर ऑप्शंस कॉलर क्या होता है, कॉलर मतलब बेसिकली जब हम बाय करते हैं ओटीएम पुट्स और राइट करते हैं ओटीएम कॉल ऑप्शंस, ठीक है। एक बेसिकली एक वो बना देते हैं, एक रेंज बना देते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ रीडिंग 1 में, ठीक है, कि कॉलर क्या होता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओटीएम कॉल ऑप्शंस को राइट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओटीएम पुट ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं हम कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल, ताकि हमें प्रीमियम मिलेगा, तो वो जो प्रीमियम हम यहाँ पे उसको बाय करेंगे ना उस पुट ऑप्शन को, तो वो ऑफसेट कर सकते हैं जो प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो हमें देना है ना उसको ऑफसेट कर देगा, तो एक जीरो कॉस्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है वो बन जाएगी, ठीक है। तो उसका जब भी हम ऑपोजिट लेते हैं, जब हम इसमें यहाँ पे बाय कर रहे हैं ओटीएम कॉल ऑप्शंस और इसमें सेल कर रहे हैं पुट ऑप्शन, तो वो रिस्क रिवर्सल हो जाएगा, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, कोई न्यू नहीं है। अब पुट स्प्रेड क्या होता है, पुट स्प्रेड में हम ये देखो बाय 1, ये वाला सीगल का है, ठीक है। सीगल समझा दूं पहले, फिर इसको रब कर दूंगी। अच्छा, सीगल स्प्रेड क्या होता है, सीगल एक बर्ड होती है, ठीक है। सीगल एक बर्ड है जिसमें जो उसकी बॉडी है ना वो है हमारा एटीएम पुट, जो हमने एटीएम पुट बाय किया हुआ है, और हमारे जो ये है विंग्स जिसको बोल रहे हैं, ये है हमारी ओटीएम कॉल ऑप्शंस, ठीक है। ओटीएम कॉल ऑप्शंस हमने क्या की हुई है, ये राइट की हुई है, हम शॉर्ट गए हुए हैं एटीएम कॉल ऑप्शंस और एटीएम पुट ऑप्शंस पे, और हमने ये वाली चीज क्या की हुई है, ये बाय की हुई है एटीएम पुट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाले ऑप्शंस हमने ये क्यों किए, ताकि हम इस वाली उसको हम मैनेज कर सके, और इसका जो प्रीमियम मिलेगा हम उसको एक कॉस्ट मैनेज करने की तरीका है, ठीक है। मैं इसको अभी इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें अब जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो पुट स्प्रेड क्या हो गया, हम बाय कर रहे हैं 1 ओटीएम ऑप्शन, बाय कर रहे हैं हम 1 ओटीएम ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सॉरी, बाय कर रहे हैं हम एक ओटीएम ऑप्शन, ओटीएम पुट ऑप्शन, एक हम बाय कर रहे हैं डीपर सेल कर रहे हैं हम डीप ओटीएम, ठीक है, ये हम कर रहे हैं।
तो अब इससे क्या हो गया, हम हमारा गोल क्या है बेसिकली, जो इसमें प्रीमियम, वही जो प्रीमियम मिलेगा हम उसको ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजर को लग रहा है कि एक मॉडेस्ट डिक्लाइन आएगा, छोटा सा डिक्लाइन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो हम इसमें थोड़ा पैसा कमा सकते हैं जो हमने ये ओटीएम पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है उसमें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें कि एक मॉडेस्ट डिक्लाइन आएगा, यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ताकि हमारा लॉस ना होए, तो वो सिर्फ यहीं तक ही इधर ही मूव करता रहेगा, तो हमारा ये प्रीमियम जो है वो भी हमें मिल जाएगा, और प्लस हमारा जो ये वाला अगर कोई मूव भी आएगा तो हम वो भी उसको रिस्क को ले सकते हैं, उसमें भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो बट इसमें क्लोज मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स आ सकती है जिसकी वजह से हमारा पूरी स्ट्रैटेजी है खराब हो सकती है। हमारे कॉस्ट रिडक्शन के जो अप्रोचेस है वो क्या है कि जब हम एडजस्ट कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस, नोशनल अमाउंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी यूज कर सकते हैं। एक्सोटिक ऑप्शंस क्या होते हैं, हमें पता है वनीला ऑप्शंस होते हैं बॉन्ड्स में और फिक्स्ड इनकम में, बट जितने भी नॉन स्टैंडर्ड और जितने भी अदर देन हमारा वनीला ऑप्शंस है उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक ऑप्शंस। ये थोड़े सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, इनकी यही लिमिटेशन है कि ये स्मॉलर एंटिटीज के लिए फेमिलियर नहीं होते, और इसमें जो थोड़ी दिक्कत होती है हेजिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसमें प्रॉब्लम आती है, और इसमें वैल्यूएशन में फॉर रेगुलेटरी और अकाउंटिंग पर्पसेस में भी थोड़ी दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, नॉक इन ऑप्शन होता है, नॉकआउट ऑप्शन। जैसे मान लो कि फ्लड आने वाली है, तो फ्लड से पहले एक ना प्री डिफाइंड जो हम एक बैरियर, एक लेवल बनाते हैं कि इतने पे जैसे ही वो पानी टच हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या बोलेंगे कि एक फ्लड आने वाली है, हमें एक पूरा सायरन जैसे बज जाता है, सिग्नल हो जाएगा हमें कि ये होने वाला है। तो नॉक इन ऑप्शन क्या है कि एक्टिवेट हो जाता है व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट हिट्स अ प्री डिफाइंड बैरियर लेवल। बैरियर लेवल जैसे ही वो हिट कर जाता है वो स्पॉट एक्सचेंज रेट एक्टिवेट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉक इन ऑप्शन। नॉकआउट मतलब पूरा वो हट चुका है, वो जो प्री डिफाइंड बैरियर लेवल था अब वो सीजेस टू एग्जिस्ट, सीज मतलब स्टॉप टू एग्जिस्ट व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट टचेस द बैरियर। ठीक है, जैसे पानी अब और ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से वो पूरा अब जो प्री डिफाइंड लेवल है वो भी नहीं दिख रहा, वैसा कुछ। अब हम बात कर रहे थे कि हेजिंग मल्टीपल फॉरेन करेंसीज। इसमें क्या है कि हम बहुत सारी जो हमारी करेंसीज है ना, हमारा जो पोर्टफोलियो है, अभी हम देख रहे थे, अज्यूम कर रहे थे हमारा सिर्फ सिंगल करेंसी का पोर्टफोलियो है, बट ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो करेंसीज है, यूएसडी, जापानीज येन, हमारा स्विस फ्रैंक, ये सारी भी करेंसीज के पोर्टफोलियोज हो सकते हैं। तो अब उसको हम हेज कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि क्रॉस हेजेस और मैक्रो हेजेस। मैक्रो हेजेस मतलब एक जैसे हमने क्या किया, मैक्रो मतलब पूरा जो ओवरऑल जो हमारी पूरी पोर्टफोलियो है उसको हम जब पूरा हेज करने की कोशिश करें, हम सिंगल करेंसी पे नहीं हेज करें, हम एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, पूरा एंटायर जो पोर्टफोलियो उसको हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस हेजेस क्या होते हैं, जैसे अगर हम एक एसेट को अगर हेज कर रहे हैं, एक एसेट को हमने हेज करने की कोशिश की, बट उस हेजिंग से हमारा जो दूसरा एसेट था वो भी हेज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस हेजेस। ठीक है, क्रॉस हेजेस अकर्स व्हेन अ पोजीशन इन वन एसेट इज यूज्ड टू हेज द रिस्क एक्सपोजर ऑफ अ डिफरेंट एसेट। ठीक है, इससे क्या होगा, पोर्टफोलियो रिस्क हमारा मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा कोई डायरेक्ट हमें यूज नहीं करना पड़ रहा एक पर्टिकुलर करेंसी एक्सपोजर के लिए। ठीक है, क्रॉस हेजेस क्या होता है, हम रिस्क मूव्स द करेंसी रिस्क फ्रॉम वन पोर्टफोलियो करेंसी टू अनदर करेंसी पोर्टफोलियो। मैक्रो हेजेस जैसे मैंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, पूरा एंटायर पोर्टफोलियो पे हेज करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन इंडिविजुअल प्राइस मूवमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत हाईली कोरिलेटेड होते हैं, इसलिए हम मैक्रो हेजेस ले रहे हैं। अब हम जो मैक्रो हेजेस है इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ये एक तो मैक्रो हेज क्या देखते हैं, पूरे पोर्टफोलियो को एज अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट देखता है रादर देन अ कलेक्शन, वो उसको एक फाइनेंशियल एसेट की तरह नहीं, एक पूरा रिस्क की तरह देखता है, कलेक्शन ऑफ रिस्क एक्सपोजर की तरह देख सकता है। अब ये रिस्क एक्सपोजर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि कैटेगरीज में हम डाल दे टर्म रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन सबको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या हम फाइनेंशियल सिनेरियो का जो हमारा कैटेगराइजेशन वो कर सकते हैं, जैसे रिसेशन हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, वैसा कुछ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइनेंशियल सिनेरियोज में जब हम डिफाइन करते हैं तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरे पोर्टफोलियो को।
मिनिमम वेरिएंस हेज रेशियो क्या होता है? अगर किसी ने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसमें हमारा रिग्रेशन हम देखते हैं, रिग्रेशन में हमारा क्या था, रिग्रेशन एनालिसिस में हमारा एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, उसको हम पूरा रिग्रेस करते, रिग्रेस करना मतलब पूरा एक उसकी ना डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके हम लेते हैं डेटा लेते हैं और उसके हिसाब से जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का हमारा पूरा जो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा उसका कि उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम वो देखते हैं। इसमें बीटा जो होता है ना, बीटा एक कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट होता है वो, उसको भी वो पूरे उसका डेटा आता है, ठीक है। तो अब मिनिमम वेरिएंस हेज रेशियो क्या है? ऐसा हेज रेशियो जो पूरी हमारी पोर्टफोलियो का जो मिनिमम कर देता है वेरिएंस को, वेरिएंस इज योर रिस्क, रिस्क को जो भी मिनिमम कर दे, ऐसा हेज रेशियो हमें देखना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें अगर किसी ने नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स बट हमने लेवल 1 तो किया है लेवल 3 तक पहुंचने के लिए, तो हमारे उसमें रिग्रेशन जरूर आया है, उसमें हमने पढ़ा है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में बहुत ही अच्छे से, लेवल 1 में टच करते हुए लेवल 2 में बहुत डीप में पढ़ा है हमने रिग्रेशन एनालिसिस। तो इसमें अगर मैं यही वाली जो रिग्रेशन एनालिसिस की जो पूरी चीज है इसको मैं लेकर चलूं और मैं जो हमारा एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट कर दूं विद, अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट टू बी हेज, ऐसा एसेट जो हेज होने वाला है, ऐसा पोर्टफोलियो, हम पोर्टफोलियो को मैं बोल दूं y और x को बोल दूं कि जो मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भी डेरिवेटिव मैं ले रही हूँ वो, तो मेरा ऑप्टिमल हेज रेशियो बीटा सबको पता है, जब हम रिग्रेशन करते हैं तो बीटा हमारा निकल के आ जाता है, तो वो ही हमारा मिनिमम वेरिएंस को ले रहे हैं हम, ठीक है। जैसे हम बीटा को जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है वही हमारा मिनिमम वेरिएंस हेज रेशियो का भी होगा, क्योंकि हमने पूरा जो ये y और x है इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो बीटा होगा वो हमारा मिनिमम वेरिएंस हेज रेशियो बन जाएगा और ये क्या करेगा, हमारा एक ऑप्टिमल जो वेरिएंस होगा वो बता देगा। और इसका जो ये पूरा फॉर्मूला है इसको देख लेना, ठीक है, याद नहीं करना। इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हेजेस में इसमें बताया कि डायरेक्ट हेजेस क्या होते हैं, अगर हमारी एक ही, मैं मान लो एक कोई HDFC बैंक मैंने बाय किया हुआ है तो मैं उसका ही फॉरवर्ड जो है सेल कर दूं, मतलब सेम ही जो एसेट है सेम एसेट है, बस उसका जो हेजिंग है ना उसका मैं उसमें मैंने फॉरवर्ड ले लिया सेम उसका, तो वो हो गया डायरेक्ट हेज। डायरेक्ट हेज में एक प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें कोरिलेशन बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे मेरा स्पॉट मूव करेगा वैसे वैसे मेरा फॉरवर्ड भी मूव करेगा। इनडायरेक्ट हेजेस जैसे कि क्रॉस हेजेस या फिर मैक्रो हेजेस होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट हेज मतलब कि अलग अलग, एक को ये मैं क्रॉस हेजेस और मैक्रो हेजेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट हेज वही होता है कि मैं एक को, अगर एक एसेट है तो मैं दूसरा कुछ ले रही हूँ जिसकी वजह से मैं उसको हेज कर पा रही हूँ। बेसिस रिस्क क्या होता है, जब भी हम डायरेक्ट करेंसी हेज को रिप्लेस करते विद एन इनडायरेक्ट हेज, तो एक बेसिस जो रिस्क है वो हमारा अराइज होता है इन द पोर्टफोलियो प्राइस मूवमेंट्स, जब भी इन द एक्सपोजर बीइंग हेज्ड and the price movements in the cross hedge instrument are not perfectly correlated, ठीक है, परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होता। क्रॉस हेजेस और मैक्रो हेजेस को केयरफुली हमें मॉनिटर करना पड़ता है, उसको रीबैलेंस करना पड़ता है विद टाइम टू टाइम। मिनिमम जो वेरिएंस हेज रेशियोज है उसको रीएस्टिमेट करना पड़ता है जैसे जैसे हमारे पास डेटा और अवेलेबल होता है। अब बेसिस रिस्क फॉरवर्ड और फ्यूचर्स के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि जो स्पॉट चेंज होगा वही पूरा का पूरा जो पूरा 100% अगर मैं बोलूँ चेंज फ्यूचर्स और फॉरवर्ड में देखने को मिल जाए। फॉरवर्ड और फ्यूचर्स और भी डिफरेंट फैक्टर्स के वजह से चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए बेसिस रिस्क यूज कर सकते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक समरी है, इसमें पूरा जो हमने अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा है उसका पूरा जिस्ट दे रखा है, ठीक है। इसमें पूरा जो जिस्ट दे रखा है इसमें क्या है ये बस जस्ट रीड करना है, क्योंकि हम लोग ये सब देख चुके हैं। एक पोर्टफोलियो में जब मैंने बाय कर रखा है, एक हमारा बेस करेंसी लॉन्ग जा रखा है, तो उसको हेज करने के लिए हमें एक ऑपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन हमें लेनी पड़ेगी, तो हमें उसका क्या देखना पड़ेगा, करेंसी हेज इज नॉट अ फ्री गुड, ये मेन है इसमें। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से तो जो लॉस्ट अपसाइड पोटेंशियल वो लूज कर रहे हैं, हम उसमें प्रीमियम पे कर रहे हैं, नेगेटिव रोल यील्ड है जो, वो सारी चीजें भी इसमें डिपेंड करेगी। जो मार्केट का जो हेड स्ट्रक्चर है वो मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। कॉस्ट ऑफ द हेज क्या होगा, वो फोकस ऑन इट्स कोर जो मैंने बता चुकी हूँ। अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लिए तो वो पूरा जो कॉस्ट ऑफ द हेज क्या होगा, जो भी ऑपोजिट पोजीशन लिए उसका
कॉस्ट, अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन लिए, शॉर्ट फॉरवर्ड्स लिए, तो शॉर्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगा, जैसे कि प्रीमियम होगा हमारा या और भी बहुत सारी चीजें हो गई, वो सारी हमें पूरा देखना पड़ेगा। वो हमारा कोर ऑफ द कॉस्ट का हेज, जो कॉस्ट होगा ना, वो हमारा कोर उस पे बन जाएगा। अब इसके बहुत सारी चीजें बताइए कि हम कैसे उसको, कॉस्ट मिटिगेशन मेथड्स है कि हम राइट कर सकते हैं ऑप्शंस टू गेन अपफ्रंट प्रीमियम्स, हम सेल कर सकते हैं ऑप्शंस अगर हमने कोई बाय भी किया हुआ है। हम डिफरेंट वेरिंग स्ट्राइक प्राइसेस, हम ओटीएम ऑप्शंस ले सकते हैं अदर देन एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस, क्योंकि हमें पता है कि ओटीएम ऑप्शंस चीप होते हैं। हम नोशनल अमाउंट्स में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, हम एक्सोटिक फीचर्स को ला सकते हैं, नॉक इन नॉकआउट्स, जिससे कि कॉस्ट मिटिगेशन हो जाए। हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक तो इसमें जो है पूरा 5th 6th 7th पॉइंट में यही है कि हमारे पास कोई एक तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए हमें हेजिंग करनी चाहिए, ठीक है, और क्रॉस और मैक्रो हेजेस को बार बार हमें रीबैलेंस और मॉनिटर और मैनेज करना चाहिए, ठीक है। और नेचुरल हेजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमारा जो मान लो हेज कर दिया हमने, तो अगर हमने पूरा फुल्ली हेज करा बट हमारा कोई ना कोई थोड़ा सा हमारा ऐसा लग रहा है कि रिस्क एक्सपोजर अभी भी है, तो हमें उसको जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो उसको गिवन लेके चलेगा, क्योंकि वो पूरा हेज कर चुका है, अब और उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, तो उसको वो जो रिस्क होगा कुछ ना कुछ वो लेके गिवन लेना पड़ेगा। लास्ट सब टॉपिक पे आ गए हैं हम, करेंसी मैनेजमेंट फॉर इमर्जिंग मार्केट्स। अभी तक हमने क्या देखा है, जितने भी हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है फॉरेन एक्सचेंज में, वो किस में होता है, बड़ी बड़ी करेंसीज और बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसडी हो गया, जापानीज येन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, स्विट्जरलैंड, और या फिर हमारा जो यूरोपियन डॉलर, यूरोपियन की करेंसी यूरोज, उन सब में ट्रेड हो रहा है। बट इमर्जिंग मार्केट करेंसीज अचानक से क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमें सबको पता है कि एसेट एलोकेशन में भी हमने देखा है कि जो हमारा पूरा अगर हमें अल्फा कमाना होता है, कोई भी एक्स्ट्रा रिटर्न कमानी होती है, हमें पता है कि जितनी भी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है वो हमारी एक ग्रोथ, उनकी ना ग्रोथ रेट जो है वो कम है, ठीक है, जो ग्रोथ पोटेंशियल है अभी सबको पता है कि वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के पास है। वैसे ही इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में भी बहुत ज्यादा एक ना चांस है जिसमें कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें हम अपना एक्स्ट्रा जो यील्ड है या एक्स्ट्रा रिटर्न अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम वही देख रहे हैं कि इसमें, बट इसके इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के अपने अपने एक लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है ग्लोबली वो उनमें नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो दो चीजें वो हम देख रहे हैं, ये हमारी पूरी लास्ट स्लाइड है, इसमें दो चीजें हैं, स्पेशल कंसिडरेशंस क्या क्या है इन मैनेजिंग मार्केट करेंसी एक्सपोजर। दो चीजें, एक तो उसकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। नॉर्मल मार्केट कंडीशन क्या होती है, जिसमें कि कोई एक्सट्रीम इवेंट्स नहीं हो रहे, नॉर्मली सब चीज चल रहा है, उसमें ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो हायर है रादर देन जो हमारी मेजर करेंसीज में है वो हायर है। और सेकंड है कि जैसे ही मान लो, चलो ये तो नॉर्मल कंडीशंस में तो हाई है ही है, अगर हमारा कोई स्ट्रेस कंडीशन आ गई, कोई एक्सट्रीम मार्केट इवेंट आ गई, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, तो इसमें तो हमारी हालत और भी ज्यादा खराब है, ठीक है। क्यों है, अब वो उसको पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इसमें यह है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस में हायर ट्रेडिंग कॉस्ट क्यों है, क्योंकि एक तो इलिक्विडिटी है, ज्यादा लोग इसमें ट्रेड नहीं करते, बिड ऑफर जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनमें। और जो हमारा क्रॉसेस है, क्रॉसेस क्या होते हैं, हमें पता है कि अगर एक करेंसी है ए और बी हमें चाहिए, ए अपॉन में बी वाला हमें एक पूरा हमें एक्सचेंज रेट चाहिए, बट वो अवेलेबल नहीं है। एज सच सबका अवेलेबल होता है, बट मान लो नहीं है अवेलेबल, तो हमने ऐसे हम क्रॉसेस, पता है ना सबको कि ए अपॉन में यूएसडी मल्टीप्लाई करेंगे हम यूएसडी अपॉन में बी को, और तो हम इससे यूएसडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए और बी का एक्सचेंज रेट बचेगा। ये एक इम्प्लाइड वाली चीज है, ये एक डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, ये हमने एक इम्प्लाई करके, हमने इम्प्लाई मतलब ये ना हम ना ऐसे देख रहे हैं, हम एक डिराइव कर रहे हैं किसी चीज को, तब हमें ये पूरा एक्सचेंज रेट निकल के आ रहा है। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे दो लेग्स बन रहे हैं, ए और बी, ए अपॉन में यूएसडी और यूएसडी अपॉन में बी, ये दो लेग्स है, दो लेग्स ऑफ द एक्सचेंज रेट। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एक तो टाइम लैग होगा, क्योंकि डिफरेंट हमारे बैंक्स के पास जाएंगे, ट्रेडिंग डेस्क के पास जाएंगे, इससे हमारा और कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है हमारा कि जो एक्सचेंज रेट, अगर एक्सट्रीम कोई इवेंट आया मार्केट कंडीशन कोविड के हिसाब से,
तो मान लो कि कोई एक अच्छी न्यूज आई है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी श्रीलंका के लिए मान लो कोई अच्छी न्यूज आई है, तो क्या होगा, सारा जितना भी कैपिटल है ना वो फ्लो होना चालू हो जाएगा एक्सचेंज रेट इस श्रीलंका की तरफ। तो क्या होगा, जो वो पूरी इकोनॉमी है वो क्राउडेड हो जाएगी, पूरी जो करेंसी है वो क्राउडेड हो जाएगी। बट इसमें चलो क्राउड हो गया, मिल गया हमें, बट अगर ऐसा जरा सा भी कोई ना इसमें एक्सट्रीम मार्केट इवेंट आया, कोविड वाली न्यूज आ गई ना, तो इसमें हम आ तो गए बट हम क्विकली एग्जिट नहीं कर पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा इलिक्विडिटी देखने को मिलेगी। जो रिस्क मेजरमेंट, जो वेरिएंस वैल्यू एट रिस्क और कंडीशनल वैल्यू एट रिस्क हम देख रहे थे ना, वो वाली सारी चीजें मिसलीडिंग हो जाएगी। शार्प रेशियोज हमें अट्रैक्टिव दिख रहे थे बट उसमें लॉसेस शो होंगे। जब हम रोल करने जाएंगे अपने ऑप्शंस को, एक मंथ हमारा कंप्लीट हो गया, हम दूसरे मंथ पे उसको ही रोल कर रहे हैं उस ऑप्शन को, तो वो बहुत हमें हायर प्राइस पे मिलेगा, ठीक है। और जो फॉरवर्ड होंगे वो बहुत ही डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट पे मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें लॉसेस हो सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे कि कैपिटल कंट्रोल, मार्केट इंटरवेंशन और पेग्ड एक्सचेंज, ये भी हमारा एक हाथ, एक उसका गवर्नमेंट का भी, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट में भी क्या होता है, ओकेजनली एक्सट्रीम इवेंट्स वो ला सकती है। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड क्या है, नॉन डिलीवरेबल जब भी फॉरवर्ड है, मान लो मैं फॉरवर्ड एक शुगर एक मेरा फॉरवर्ड उसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी, तो मान लो मैं लॉन्ग गई हूँ शुगर पे, तो मेरा जैसे ही वो टाइम ना खत्म हो रहा है, तो अब मैं प्रॉफिट में गई हूँ, प्राइस ऊपर चला गया, तो मैं जैसी काउंटर पार्टी के पास जाऊंगी, उनसे क्या बोलूंगी, मेरे को फिर एक तो या तो कैश सेटल होता है, फिजिकली सेटल होता है। मैं फिजिकली सेटल्ड अगर मान लो है, तो मेरे को पूरा जो 1 किलो का शुगर का है, जो मैंने बात की थी पहले इन द पास्ट कि मेरे को फॉरवर्ड में ना इतने प्राइस में मेरे को ये चाहिए, तो मेरे को फिजिकली दे देंगे वो पूरा का पूरा जो हमारा 1 किलो का चीनी वाला पूरा पैकेट है। बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट कैपिटल कंट्रोल्स लगाती है इमर्जिंग मार्केट्स में, क्योंकि FIIs पे कंट्रोल होता है ताकि वो वॉलेटाइल ना कर दे पूरी मार्केट्स को। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर कैपिटल कंट्रोल्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हम कैश सेटल्ड में ज्यादा जाते हैं रादर देन फिजिकली सेटल्ड में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स में हम ज्यादा इंगेज होते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट, और ये वाला पूरा हमारा जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। ये डेरिवेटिव्स और रिस्क मेजरमेंट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसमें जस्ट कंसेप्ट है, वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसमें करेंसी जो मैनेजमेंट थी ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और अब हम कल से क्या शुरू करने जा रहे हैं, हार्ट ऑफ आवर CFA लेवल 3 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जो बहुत ही मोस्ट अवेटेड जो हमारा सब्जेक्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ हार्ट ऑफ द CFA लेवल 3, वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम एक नया अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज न्यू शुरू करते तो थोड़ी एक्साइटमेंट होती है, और एक कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा, उसकी भी एक्साइटमेंट है। तो कीप लर्निंग, अगर किसी को डाउट्स हो तो प्लीज बता देना। स्टे एक्टिव, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। ओके बाय, कल मिलते हैं अपने न्यू टास्क के साथ और न्यू सब्जेक्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके साथ। साइनिंग ऑफ।